अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि वजीर आजम शहबाज शरीफ तूफानी बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे पर पहुंच गए। डेरा गाजी खान, राजनपुर, रौजान और बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन की इमदाद और इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा के दौरान ये कहना था कि पसंद नापसंद को नहीं देखना, हमें मिलकर काम करना होगा। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मुतासरीन की मदद करे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इमदाद की तकसीम में शफाफियत की बात की ताकि हकदार को उसका हक मिल सके। उनका कहना था कि नुकसानात का जायजा लेने के लिए जॉइंट सर्वे जरूरी है। इमदाद सैलाब मुतासरीन पर खर्च होनी चाहिए। सूबाई हुकूमतों की हर मुमकिन मदद करेंगे। जो भी है हमें मिलकर काम करना होगा। दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर एंड आई होप, और मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि चाहे कोई भी शेड एंड कलर है उसको एक तरफ करें। इस वक्त दुखी इंसानियत के लिए हमें काम करना होगा और वी शुड बी राइजिंग अबव आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ये मैंने कह दिया है, हर जगह मैंने कहा है, एंड दिस वी विल इम्प्लीमेंट। आई हैव स्पोकन टू द चीफ मिनिस्टर, आई हैव स्पोकन टू चेयरमैन NDMA, I have spoken to the Chief Army Staff and he is fully supportive of this view, और इंशाल्लाह वो होगा ताकि जो ट्रांसपेरेंसी आए। पब्लिक के जो फंड्स हैं ये आवाम का पैसा है, ये किसी जागीर नहीं है, ना मेरी है ना किसी की। तो ये पब्लिक का जो ट्रस्ट है और आवाम का जो वसाइल हैं वो हकदारों तक पहुँचने चाहिए, और किसी तौर पर भी ऐसा कोई वाक़या नहीं होना चाहिए जहाँ पर किसी की हक तलफी हो। सो दैट इज इन व्यू, एंड इसलिए मैंने जॉइंट सर्वे की बात। पंजाब गवर्नमेंट डेफिनेटली काम कर रही है, एवरीबडी इज इन्वॉल्व्ड, और फेडरल गवर्नमेंट इज देयर टू असिस्ट यू। नाज़रीन, मुल्क भर में तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। मुल्क भर में हलाकतों की तादाद 500 से तजावुज़ कर गई है। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा 170 अफराद जाँ बहक हुए, हज़ारों मकानात को नुकसान पहुँचा, सड़कें और पुल बह गए। सिंध में भी बारिशों के दौरान 100 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए, जबकि पंजाब में अब तक 100 के करीब अमवात रिपोर्ट हुई हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। मुल्क भर में बारिशों की तबाहकारियां, 61 साला रिकॉर्ड टूट गया। अब तक 500 से ज्यादा अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। बारिशों के दौरान सबसे ज्यादा मुतासिर बलूचिस्तान हुआ। PTMA के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से 3872 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 11465 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। कराची समेत सिंध में बारिशों के दौरान 102 अफराद जान से गए, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गयी, सैकड़ों घर मुतासिर हुए और दर्जनों मवेशी पानी में बह गए। पंजाब में भी बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिशों सैलाबी रेलों के बायस मरने वालों की तादाद 100 के करीब पहुंच गई। सूबे में 4000 के करीब घर मलियामेट होने से हजारों अफराद बेघर हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब से सैकड़ों मकानात तबाह हुए। डेरा इस्माइल खान और टांग को आफत ज़दा करार दे दिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली के 9 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाब का ऐलान कर दिया है। ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 25 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 10 से 13 अगस्त तक जमा कराए जा सकते हैं, जबकि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 17 अगस्त को की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने PTI से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की खाली निशिस्त के लिए भी नाम मांग लिए। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 29 अगस्त तक जारी की जाएगी। कौमी असेंबली की निशिस्त PTI के शानदाना गुलजार का इस्तीफा मंजूर होने पर खाली हुई थी। मुल्क में सियासी इंतशार और खलफशार बढ़ रहा है। इक़्तिदार की भूखी 13 जमातों का जुमा बाजार लगा हुआ है। हुकूमत इमरान खान को नाअहल और नवाज शरीफ को अहल कराना चाहती है। इसे अवाम के मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट, लिखा इलेक्शन कमीशन के फैसले में जान ही नहीं है। उधर वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने महंगाई में इजाफे का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिवायती घंटी बजाकर कारोबार के आगाज़ के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा हुआ। पहली तरजीह मुल्क को दिवालिया होने से बचाना है। इम्पोर्ट कम करने से रुपए पर प्रेशर कम हुआ। बिजली की कीमतों में इजाफे का असर आवाम पर नहीं पड़ेगा। टैक्स वसूलियों में इजाफे की ज़रूरत है। खुद कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़े। पेट्रोल और बढ़ गया, लेकिन हमने पेट्रोल बढ़ाया। महंगाई हमको पता है कि बढ़ गई इसकी वजह से। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत समझ तो हमको इतनी है ना कि जब डीजल आप महंगा करेंगे और
ایک دن میں 60 روپے بھی مہنگا کیا ہے, پیٹرول مہنگا کیا ہے 30-30 روپے, تو وہ چیزیں سسٹم کے اندر رن تھرو ہوں گی تو اس سے مہنگائی بڑھے گی. جب روپیہ ڈیویلیو ہوگا تو مہنگائی بڑھے گی. لیکن اگر روز روپے کی پیمنٹ جو ہے وہ زیادہ آ رہی ہیں, ڈالر کی پیمنٹ زیادہ کرنی ہے اور پیسے کی انکم آ رہے ہو, تو ہم کتنا انٹرونشن کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اتنا بڑا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رن کریں گے, ڈیفیسٹ رن کریں گے $2.4 بلین کا, تو روپے پہ پریشر آئے گا. اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. جبکہ آپ نے بجلی کی پروڈکشن ڈبل کر دی, آپ کی انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل نہیں ہوئی. دس کلوز ٹو ڈیفالٹ. دیٹس وائی 2 دن کے اندر میں جو ہے وہ IMF چلا گیا. اور سیدھے سیدھے نظر آ رہا تھا آپ کو کہ آپ کے پاس, مطلب ہم نے پروجیکشن کرے ہوئے تھے 6 مہینے تک. میں نے پرائم منسٹر سے بھی شیئر کی کہ سر یہاں تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا ایکسچینج, ہمارا ریزلٹس ہمارے پہنچ جائیں گے. میں اگلے 6 مہینے پروجیکشن کیے ہوئے تھے. دوسری جانب ڈالر کی قیمت میں کمی کا رجحان برقرار ہے. مزید $2.15 سستا ہو گیا. انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 224 روپے کی سطح پر آ گیا. کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مسلسل 5ویں دن بھی استحکام دیکھنے میں آ رہا ہے اور ڈالر کی قیمت میں کمی اور روپیہ مزید تگڑا ہو رہا ہے. گزشتہ روز انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر $2.65 کم ہو کر 226 روپے 15 پیسے پر بند ہوا تھا. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں واضح کمی. خام تیل کی قیمتیں 90 بیرل سے بھی نیچے گر گئیں. رپورٹس کے مطابق امریکی خام تیل کی قیمت 2.37% کمی کے بعد $88 فی بیرل پر آ گئی. ادھر برطانوی خام تیل بھی 2.88% سستا ہو گیا. نئی قیمت $93.90 پر ٹریڈ کر رہی ہے. خام تیل کی قیمت 6 ماہ کی کم ترین سطح پر آ چکی ہے. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے, لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. تو براہ راست لیے چلیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف ڈی جی خان کے علاقے کوٹ چٹا میں سیلاب متاثرین سے خطاب کر رہے ہیں. بازار گرم کیا اور کشمیری بزرگوں, بھائیوں, نوجوانوں, ماں اور بیٹیوں کو جو تھوڑی بہت آئین میں جو ان کو حقوق تھے ان کو بھی پامال کر دیا, اور انسانی حقوق کی بے تحاشا خلاف ورزیاں اور کشمیر کی وادی میں 70 سال سے بہتا ہوا مظلوم کشمیریوں کا خون, اس میں مزید اضافہ کر دیا. آج نہ صرف پوری پاکستانی قوم بلکہ پورا عالم اسلام کشمیر کے عظیم سپوتوں, شہیدوں اور غازیوں کو ہم سب سلام پیش کرتے ہیں, اور مودی حکومت کے اس غاصبانہ قبضے کے خلاف بھرپور آواز اٹھاتے ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ کشمیری بھائیوں کو ہندوستانی غلامی سے نجات دلوائیں اور ان کی قربانیوں کے صدقے ان کو صحیح معنوں میں آزادی نصیب ہو. اس کے لیے پاکستان کی حکومت, میں اور پورا پاکستان 22 کروڑ عوام کشمیری بھائیوں کی آزادی کے لیے ہر طرح کے سفارتی, سیاسی اور اخلاقی بھرپور تعاون کا ان کو یقین دلاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ایک دن سورج طلوع ہوگا کہ جب کشمیر ضرور ہندوستان کے چنگل سے آزاد ہوگا. میں آج آپ کے پاس نہ صرف جو آپ کے پیارے اس سیلاب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے, ان کا میں نہ صرف اظہار افسوس کرنے آیا ہوں, اور جو زخمی ہوئے ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہیں کہ ان کو رب کریم جلد سے جلد
सेहत कामिला अता फरमाए। मैं आपको ये यकीन दिलाने आया हूँ कि इस आफत की घड़ी में वफाकी हुकूमत और मैं तमाम इत्तेहादी पार्टियों का मुंतखब वज़ीर आज़म और पंजाब हुकूमत, हम सब मिलकर इंशाअल्लाह आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं कि जब 2010 और 11 को जब ये सारा इलाका कुकड़ा वाले से लेकर मियाँ वाली और चाचड़ा शरीफ तक ये एक समंदर बना हुआ था, तो नवाज शरीफ की क़यादत में मैं वही आपका खादम दिन रात आपके पास मौजूद रहता था। चाहे डेरा गाजी खान क्यों ना हो, मुजफ्फरगढ़ हो, मियाँ वाली हो, भक्खर हो, रहीम आर खान हो, कोई इलाका, चाहे आपका जो ज़िला है जहाँ से मज़ारी साहब हैं, राजनपुर हो, कोई इलाका चप्पा चप्पा मैं और तमाम मुतलका वज़रा और सेक्रेटरीज दिन रात आपकी खिदमत में रहते थे। तंदूर लगते थे कि मुझे कहते थे कि चावल मियाँ साईं सबको चावल नहीं खाए जाते थे, सबको रोटी दो, तो मैं तंदूर लगाता था, मोबाइल तंदूर आपके पास। माल मवेशियों के लिए हमने यहाँ पर जाल बिछाया था और बहनों माओं और बच्चों के इलाज के लिए हमने जगह जगह मोबाइल कैंप्स, मेडिकल कैंप्स लगाए थे। अद्वियात की भरमार थी, खैमों और हर चीज़, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया था कि आपकी कदमों में निछावर करने के लिए, वो हमने आपकी कदमों में निछावर किया था। मैं तफसील में नहीं जा रहा। फिर हमने न सिर्फ जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए उनके मुआवजे, न सिर्फ आपकी फसलों के लिए जो खड़ी फसलें तबाह हो गई थी उनके मुआवजे, और बड़ी ईमानदारी से गलती इंसान से होती है मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, उसको भी अंदाज़ा लगाने में गलती होगी, लेकिन इखलास में और शफाफियत में कोई कमी नहीं थी। और मेरा ईमान था कि हकदार को उसके दहलीज पर उनको वो रकूम मुहैया की जाए, कॉम्पनसेशन। ये इमदादी रकम कोई कॉम्पनसेशन नहीं जिसका प्यारा चला जाए इस दुनिया से। और उसका जो बिछड़ने वाले, जो बाद पीछे रह जाते हैं, घर वाले, उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए अंधेरी हो जाती है और वो अपने प्यारों को दिन रात याद करते हैं। मगर ज़िंदगी में बसर करना भी तो अल्लाह का हुक्म है। तो ये इक़दामात आपकी उस वक़्त भी, और आज फिर मैं आपके सामने खड़ा हूँ एक आपके खादम के तौर पर, आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब तक कि आप में से आखिरी घराना, आखिरी फर्द और हम सब मिलके हम काम करेंगे। इस वक्त ये सियासत का वक्त नहीं है मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, इस वक्त खिदमत का वक्त है। आपको अपने पाँव पे खड़ा करने का वक्त है। आपकी जो फसलों को नुकसान पहुंचा उनके मुआवजा देने का वक्त है। आपको खाद और बीज देने का वक्त है। आपके घरों की तामीर करने का वक्त है। सियासत बाद में होगी, पहले ये खिदमत होगी। इसलिए ये तय पा चुका है और आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जहाँ पर सूबाई हुकूमत जो आपको मुआवजा दे रही है, जिनके प्यारे चले गए, वहाँ पर वफाकी हुकूमत भी 10-10 लाख रुपया फीकस उनको ये मुआवजा दे रही है। मेरा अगर बस चले तो मैं इससे भी ज़्यादा दूँ। बाहर कैफ ये वसाइल को भी देखना है और आपकी जो मजबूरियाँ और ज़रूरियात को भी देखना है। इसी तरीके से ज़ख्मियों के लिए 2.5 लाख रुपया वो अपना वफाक देगा, सूबाई हुकूमत इसके अलावा दे रही है। और मकानात के हवाले से और ये तय हो चुका कि कच्चे और पक्के मकानों में कोई तफरीक नहीं। जिसका मुकम्मल मकान गिर गया है
اس کو 5 لاکھ روپیہ معاوضہ ملے گا، اور جس کو جزوی طور پر مکان جو ہے وہ نقصان تھی گیا، اس کو بھی 2.5 لاکھ روپیہ اس کو مکان کا نقصان معاوضہ دیا جائے گا۔ فصلوں اور دیگر اشیاء کے اوپر ایک سروے مجھے چیف سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کر لیا ہے، لیکن وفاق کے حوالے سے ہم نے طے کیا کہ صوبوں کے ساتھ مل کر یہ جو سروے ہے وہ کیا جائے، چاہے وہ مکانات ہیں یا فصلوں کا نقصان ہے، تاکہ حقدار کو اس کا حق ملے، اور جس کا حق نہیں ہے اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ قوم کے وسائل کو لے بغیر کسی انصاف اور بغیر کسی دلیل کے۔ تو یہ وہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، یہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ مگر آج میں ابھی پریزنٹیشن لے کے آیا ہوں، جس طرح یہاں پر کہا کہ طیب ڈرین نے یہ میں نے خود بنوائی تھی جب میں آپ کا پنجاب کا خادم تھا، اور اس کا بے پناہ فائدہ پہنچا۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو مطالبہ کیا گیا ہے، احمد خان جناب نوجوان ہمارا جو ساتھی ہے، وائس چیئرمین، بڑا عوام کا خادم ہے، جس طرح ویس لغاری بھی ہے، احمد خان بھی بڑا خادم ہے عوام کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ جو وڈور جو پانی کا چینل کا مطالبہ کیا گیا ہے، یہ میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بنا کے آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت میں بس یہی میں آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جو NFC ایوارڈ ہے، یعنی جو وسائل جس کی تقسیم ہوتی ہیں، اس معاہدے کے مطابق جو 2010 میں جو ہوا تھا صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان، اس میں سے 58% صوبوں کو چلا جاتا ہے۔ لہذا چاہے وہ صوبہ پنجاب ہے یا باقی صوبے ہیں، ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے صوبے کے عوام کی بھلائی اور خوشحالی اور ترقی کے لیے وسائل استعمال کریں، اور یقیناً کریں گے وہ۔ باقی جو وفاق کے پاس اب رہ جاتا ہے اس معاہدے کے نتیجے میں جو 2010 میں تھا، اسی لیے میں اربوں روپے خرچ کرتا تھا تو میں وفاق سے نہیں پوچھتا تھا، کہ میں جانتا تھا کہ وفاق کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اور میاں نواز شریف کی مجھے ہر وقت تائید اور حمایت حاصل ہوتی تھی۔ تو اس لیے میں نے کبھی، چاہے یہ ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کے جو ڈول وے ہے، چاہے وہ خانے وال سے لے کر لودھراں کا جو موٹر وے ہے، اور اس طرح کے بے شمار اربوں روپے کے جو منصوبے بنائے، یہ وفاق کے ذمہ داری تھی۔ لیکن میں جانتا تھا کہ وسائل وفاق کے پاس نہیں ہیں، کیونکہ تقسیم کے معاہدے کے مطابق صوبوں کو اب 58% ملتا ہے، اور وفاق کے پاس جو باقی وسائل بچتے ہیں اس میں سے سب سے پہلے سود، جو قرضے لیے ہوئے اربوں کھربوں، وہ سود وفاق ادا کرتا ہے۔ تنخواہیں وفاق کے جو ہیں افسران، اور ان کی وفاق ادا کرتا ہے۔ افواج پاکستان کی تنخواہیں اس میں سے جاتی ہیں، اس کے بعد وفاق کے پاس تو باقی کچھ بچتا نہیں ہے۔ لہٰذا جب میں یہاں پر خادم تھا آپ کا، تو چونکہ وسائل بہت تھے تو میں نے کبھی نہیں پوچھا، یہ سب پنجاب کے وسائل سے بنے ہیں منصوبے، جن کے نام میں نے گنوائے اور جو نہیں گنوائے، حالانکہ یہ وفاق کے منصوبے تھے، لیکن میں نے کہا کہ اب وفاق کے پاس ہے نہیں تو میں ایسے وقت تو نہ ضائع کروں، اور میں ان سے پوچھتا رہوں دیں جی دیں۔ جب میرے پاس وسائل تھے تو میں نے آپ کی قدموں میں نشاور کیے۔ تو انشاءاللہ یہ جو چینل ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ میں انشاءاللہ بنا کے دوں گا، اللہ تعالیٰ انشاء میں کوشش کروں گا کہ صوبہ پنجاب کا بھی اس میں اپنا ان سے بھی میں درخواست کروں گا، لیکن یہ ہمارا ایک مشترکہ یہ چیلنج ہے، انشاءاللہ مل کر ہم اس کو نپٹیں گے۔ اور آپ فکر نہ کریں، جب تک کہ آخری گھر آباد نہیں ہو جاتا، ان کا گھر نہیں بن جاتا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، میرا آپ سے وعدہ ہے بالکل۔ پاکستان قائد اعظم، بہت شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف ڈی جی خان کے علاقے کوٹ چٹھا میں سیلاب متاثرین سے خطاب کر رہے ہیں۔ وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची से आपको खबर है कि मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने सूबे भर में आज से 12 मुहर्रम उल हराम तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी है। आज से 11 अगस्त तक कराची समेत सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात से आगाही हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे हफीज बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज बलोच, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल शुमैला, ये मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र IG सिंध पुलिस की जानिब से सिफारिश की गई थी कि डबल सवारी पर मोटरसाइकिल की पाबंदी आयद की जाए, जिसके बाद महकमा दाखिला सिंध की जानिब से मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसका इतलाक 6 मुहर्रम उल हराम से 12 मुहर्रम उल हराम यानी कि 5 अगस्त से 10 अगस्त तक पाबंदी रहेगी। कराची समेत सुबह भर में ये पाबंदी होगी, जिससे खवातीन और बुजुर्ग शहरी मुस्तस्ना होंगे। जी, मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने सूबे भर में आज से 12 मुहर्रम उल हराम तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी। बहुत शुक्रिया अब्दुल हफीज बलोच तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के असासे मुंजमद करने के खिलाफ दायर एतराज़ात पर समाअत। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने शहबाज शरीफ फैमिली के वकला से मजीद दलाइल तलब कर लिया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे फैसल खान से। फैसल, अपडेट कीजिएगा। फैसल, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं समाअत के हवाले से? लाहौर की एहतसाब अदालत में समाअत हुई है आज। आज बिल्कुल लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, दफ्तर शहबाज और उसके अलावा तहमीना दुरानी के एहसास मुंजमद किए थे और उसी को जो है शहबाज शरीफ फैमिली ने बकायदा चैलेंज किया था। आज इन एतराज़ात पे समाअत हुई है और आज अदालत ने शहबाज शरीफ फैमिली के वकला से मजीद दलाइल जो तलब करते हुए केस की समाअत जो है 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। याद रहे कि शहबाज शरीफ फैमिली का ये मौक़िफ़ था अपने दरख्वास्त में कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में असाफ़ाजात को मुंजमद करने का हुक्म दुरुस्त नहीं है और अदालत असाफ़ाजात मुंजमद करने के अहकाम। बहुत शुक्रिया फैसल खान तफसीलात से आगाह करने के लिए।